एक आलीशान और सूरज की रोशनी से भरे कमरे में, जहां कीमती इटालियन मार्बल चमक रहा था, एक औरत पागलों की तरह जमीन पर बैठी थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और बेतहाशा चीखना चिल्लाना उस कमरे की शाही साज सज्जा से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उसने कलेजा फाड़ कर चीखते हुए कहा, मेरा बेटा, आप उस बदमाश रुद्रा को हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर कामयाब होने देंगे? वो हमारा अपना खून है। 30 साल, पूरे 30 साल मेरे जयेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में खून उतर आया था। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, चुप हो जाओ, बस करो ये रोना धोना और तमाशा। मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और उस घटिया रुद्रा की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं उसे इसका मजा चखाऊंगा। है तो बस एक रेपिस्ट, फिर भी मुझे जगदीश कुमार को मना करने की हिम्मत करता है। जयेश माथुर, जिसे रुद्रा ने गिरफ्तार करवाया था, उसके पिता जगदीश कुमार का दिल चाह रहा था कि रुद्रा अभी इसी वक्त मर जाए, क्योंकि रुद्रा की वजह से वो जेल में अपने बेटे को एक बार मिल भी नहीं पाए थे। लेकिन पल भर के गुस्से के बाद जगदीश कुमार कुछ परेशान हो गया। अधेड़ उम्र में बेटा होना आसान नहीं था, और इतने इंतजार और उम्मीदों के बाद आखिरकार उसे एक बेटा मिला था। उसने मन ही मन सोचा कि रोजाना की परवरिश में वाकई थोड़ी ज्यादा ही ढील दे दी थी, लेकिन इस अंजाम की उम्मीद किसने की थी? 30 साल, पूरे 30 साल। जगदीश कुमार ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि जब उसका बेटा बाहर आएगा तो क्या वो उसे देखने के लिए जिंदा भी रहेगा। उसने मन में सोचा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब उस रुद्रा की वजह से हुआ है, सब उसी का किया धरा है। अगर प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का ये बदमाश ना होता तो मेरा बेटा इस हाल में कैसे पहुंचता? उसे हर हाल में रुद्रा को झुकाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। रुद्रा, वो वापस आ गया है। तो फिर कृति। अचानक ये दो शब्द जगदीश कुमार के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए। वो अचानक जोर से हंस पड़ा क्योंकि इस पल उसे अपनी असली हैसियत याद आ गई थी। वो प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था, और कृति तो सिर्फ स्कूल के हॉस्पिटल की एक मामूली चीफ फिजिशियन थी, जो आज भी उसके कंट्रोल में थी। अभी अभी अपने पति जगदीश कुमार की दहाड़ से डरकर चुप हो गई उसकी पत्नी इस पल अपने पति को पागलों की तरह हंसते देख उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। वो बिलखते हुए बोली, हंस रहे हो? किस बात पर हंस रहे हो तुम? मेरा बदनसीब जयेश, उसके माँ बाप ही नाकारा है, इसीलिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जगदीश कुमार ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बस करो, मेरे पास एक रास्ता है, इंतजार करो, जयेश सही सलामत घर वापस आएगा। जगदीश कुमार ने अपनी पत्नी को बेबसी से देखा। यह सब लाड़ प्यार का ही नतीजा था। उधर दूसरी तरफ स्कूल के हॉस्पिटल के ऑफिस में कृति कुछ स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम समझाने में ध्यान लगा रही थी। नरम दिल होने की वजह से वो अक्सर इन स्टूडेंट्स की दिल खोलकर मदद करती थी। नतीजा ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाती थी, वो सब पीठ पीछे कृति को इज्जत से टीचर कृति कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि वो जो कुछ भी सिखाती थी वो क्लास के टीचर्स की सिखाई बातों से कहीं ज्यादा काम का होता था। हालांकि जैसे ही कृति ध्यान से समझा रही थी, किसी ने अचानक उसे आवाज दी, कृति जी, डायरेक्टर माथुर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। ये सुनते ही कृति के शांत चेहरे पर एक टेंशन की लहर सी दौड़ गई। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में कई डायरेक्टर्स थे, लेकिन माथुर सरनेम वाला सिर्फ एक ही था, जगदीश कुमार। हालांकि ये आदमी बहुत कम सामने आता था, लेकिन उसके शातिर स्वभाव के बारे में अफवाहें कभी बंद नहीं हुई थी। कहा जाता था कि उसने स्कूल डायरेक्टर का अपना पद भी
धोखे से हड़पा था और जयेश माथुर उसी का बेटा था। कृति को यह समझने के लिए एक पल की भी जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हो रहा है। जगदीश कुमार का उसे बुलाना यकीनन उसके पीछे का कारण उसका बेटा जयेश माथुर ही होगा, क्योंकि उसी ने जिया को किडनैप किया था। ये सोचते ही कृति को थोड़ा टेंशन आ गया। कुछ समय पहले जिया के अपहरण का वो खौफनाक मंजर अभी भी उसकी आंखों के सामने ताजा था। वो उस दरिंदे को किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने दे सकती थी। एक स्टूडेंट ने चिंता जताते हुए पूछा, टीचर कृति, डायरेक्टर माथुर ने अचानक आपको क्यों बुलाया है? क्या कोई बात हो गई है? दूसरे स्टूडेंट ने फिक्र से कहा, हाँ, क्या हम आपके साथ चलें? हम सबको थोड़ी चिंता हो रही है। जयेश माथुर पहले इतना घमंड इसलिए कर पाता था क्योंकि उसके पिता एक डायरेक्टर थे। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर माथुर के घोटालों की कभी कोई कमी नहीं रही, और एक अफवाह यह भी थी कि उसने एक टीचर को लगभग मरने पर मजबूर कर दिया था। ये सुनकर कि इस बार डायरेक्टर माथुर टीचर कृति से मिलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स तुरंत बेचैन हो गए। कृति ने जबरदस्ती एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग पहले वापस जाओ। उसने अपने सामने खड़े युवा स्टूडेंट्स के ग्रुप को अलविदा कहा और फिर उठकर डायरेक्टर माथुर के ऑफिस की ओर चल पड़ी। डायरेक्टर माथुर के ऑफिस पहुंचकर कृति ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। उसने पूछा, डायरेक्टर माथुर, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है? जगदीश कुमार ने धीमी आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस तुमसे यूं ही बात करनी थी। तुम्हें याद है कि उस वक्त जब झा फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम अकेली और बेसहारा थी। तब हमारी प्राइम केयर यूनिवर्सिटी ने ही तुम्हें पनाह दी थी। तुम ये बात भूली तो नहीं होगी, है ना? जगदीश कुमार धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों से एक गहरा मानसिक दबाव पड़ रहा था। ये सुनकर कृति का मन बैठ गया। ये सच था, जिया की रक्षा के लिए झा फैमिली से निकाले जाने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर प्राइम केयर यूनिवर्सिटी ने उसे सहारा न दिया होता तो वो नहीं जानती कि उस वक्त वो क्या करती। जगदीश कुमार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें ये बातें याद हैं तो ठीक है, तो क्या तुम्हें रुद्रा याद है? वो वापस आ गया है, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम स्कूल की खातिर जयेश की मदद करोगी। वो तो बस कुछ देर के लिए भटक गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उसे एक मौका दोगी। उसने आगे लालच देते हुए कहा, स्कूल में अभी प्रोफेसर्स का इलेक्शन चल रहा है और तुम्हारे मेडिकल स्कूल में कोइंसिडेंस से एक कोटा खाली है, तुम्हें पता है? कृति, मैं हमेशा तुमसे बहुत उम्मीद रखता हूं। तुम्हारे अलावा मेडिकल स्कूल में और कौन इस पद के लायक हो सकता है? जगदीश कुमार के चेहरे पर एक नर्म भाव था और उसका लहजा भी बहुत नर्म था। उसने सोचा कि उसने अपनी सबसे बड़ी ईमानदारी दिखा दी है। कृति जैसी नर्म दिल इंसान, ऊपर से प्रोफेसर का पद, वो यकीनन मान जाएगी। लेकिन उसने कृति को पहचानने में गलती कर दी थी। कृति वाकई एक नरम दिल और खूबसूरत औरत थी, लेकिन ये सब इस शर्त पर था कि किसी ने उसकी उस सीमा को न छुआ हो जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और वो सीमा जिया थी। अपनी बेटी की खातिर कृति सब कुछ दे सकती थी। जयेश माथुर ने उसकी बेटी का अपहरण किया था, तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। कृति का चेहरा फौरन सख्त हो गया। ये देखकर जगदीश कुमार का चेहरा भी बदल गया। कृति ने बर्फीली आवाज में कहा, यह नामुमकिन है, और इसके अलावा मुझे प्राइम केयर यूनिवर्सिटी ने बचाया था, आपने नहीं। अलविदा। इतना कहकर कृति मुड़ी और चली गई। जगदीश कुमार भौचक्का सा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके चेहरे का भाव आत्मविश्वास से बदलकर गहरे गुस्से में तब्दील हो गया। कृति के बाहर निकलते ही ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया और उस बंद दरवाजे के पीछे जगदीश कुमार अकेला अपनी हारी हुई और नाकाम कोशिश पर सन्न रह गया। जगदीश कुमार की नजरों में कृति का खूबसूरत अक्स तैर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले तक जो तारीफ और पसंद वाली फीलिंग थी वो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी।
उसकी जगह अब एक धीरे धीरे सुलगती हुई नफरत ने ले ली थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने खुद को कितना नीचे गिराया था। इस छोटी सी डायरेक्टर से कितनी नरमी से बात की थी, लेकिन कौन जानता था कि वो इतनी एहसान फरामोश निकलेगी। जगदीश कुमार अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो दहाड़ा, लानत है, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। उसके चेहरे की सारी झुर्रियां गुस्से में एक साथ सिमट गई थी। उसने मन में कसम खाई, अगर नरमी से काम नहीं बनता तो अब मैं जबरदस्ती का इस्तेमाल करूंगा। मैं जगदीश कुमार इतने सालों से डायरेक्टर हूं, मुझे कोई हल्के में नहीं ले सकता। कुछ पल खुद को शांत करने के बाद जगदीश कुमार के होठों पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। उसकी आंखें एक अजीब सी शैतानी चमक से भर गईं। जगदीश कुमार ने शांति से अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। फोन के दूसरी तरफ से एक चापलूसी भरी आवाज आई, अरे डायरेक्टर साहब, कहिए मुझसे क्या काम आ पड़ा? पिछली वाली दवाई ठीक से काम कर रही है ना? अगर इफेक्ट अच्छा नहीं है तो मेरे पास अभी अभी एक नया प्रोडक्ट आया है, गारंटी है कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर था, जिसने पहले रुद्रा का रास्ता रोका था। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के नाम पर एक धब्बा होने के नाते डायरेक्टर जगदीश कुमार के साथ उसके रिश्ते बहुत गहरे थे और वो दोनों छिपकर एक दूसरे के काले कामों में साथ देते थे। जगदीश कुमार एक बूढ़ा और कमजोर आदमी था, लेकिन उसकी हवस की आग अभी भी जल रही थी। ऐसे में उसे कुछ खास दवाइयों की मदद की जरूरत पड़ती थी और धीरज माथुर के पास ऐसी चीजों के लिए खास रास्ते थे। कहा जा सकता है कि दोनों की मिली भगत थी। न जाने कितनी औरतें उनके हाथों का शिकार हुई थीं। लेकिन आज जगदीश कुमार ने उसे इन सब मामलों के लिए फोन नहीं किया था। जगदीश कुमार ने रूखेपन से कहा, धीरज, ये सब बातें छोड़ो, कोई वजह ढूंढो और उस औरत कृति को उसके पद से हटवा दो। उसने मेरी जरा भी इज्जत नहीं की और मैं चाहता हूं कि वो इसकी कीमत चुकाए। जगदीश कुमार का लहजा अब दोस्ताना नहीं बल्कि दुश्मनी से भरा हुआ था। ये सुनकर धीरज माथुर हिचकिचाया, डायरेक्टर साहब, ये मामला शायद इतना आसान न हो। आप कृति की पहचान तो जानते ही हैं। जगदीश कुमार तुरंत दहाड़ा, डर किस बात का है? क्या मेरी जुबान की अब कोई कीमत नहीं रही? वो अब झा फैमिली की मेंबर नहीं है, उसे मेरे हुक्म का पालन करना ही होगा। तुम बस अपना काम करो, समझे? फोन से डायरेक्टर साहब के गुस्से की आवाज आई तो धीरज माथुर कांप गया और उसने जल्दी से हामी भर दी। ठीक है डायरेक्टर साहब, ये काम यकीनन हो जाएगा। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन फिर भी वो एक डायरेक्टर लेवल के आदमी से पंगा नहीं ले सकता था। धीरज माथुर ने मन ही मन सोचा, खैर मुझे क्या, अभी जरूरी काम यह है कि डायरेक्टर साहब का दिया हुआ काम निपटाया जाए ताकि भविष्य में प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरे हाथ लग सके। और इसी के साथ धीरज माथुर जगदीश कुमार का हुक्म पूरा करने के लिए अपना जाल बिछा चुका था। ठीक उसी वक्त यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के खचाखच भरे हॉल में एक गरजती हुई आवाज ने सन्नाटा फैला दिया। धीरज माथुर ने चीखते हुए कहा, कृति, वहीं रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में वो क्या है? ये तीखे शब्द सीधे कृति के कानों में किसी जहर की तरह घुले। उसने हैरानी से अपना सिर घुमाया। उसके हाथ में डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी जिसे वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जमा करने जा रही थी। डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की भीड़ से भरे हॉल में अचानक सब रुक गए और उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी। कृति के खूबसूरत चेहरे पर हैरानी और उलझन का भाव था। उसने शांति से धीरज माथुर से कहा, वाइस प्रेसिडेंट, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने ऐसा कोई काम कभी नहीं किया था। धीरज माथुर ने बड़े रौबदार अंदाज में कृति को लेक्चर दिया। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हारे गुनाहों के बारे में बता रहा हूं। क्या तुम्हारे हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो तुमने बाहर के उन घटिया सप्लायर्स के साथ साइन किया है? धीरज ने सोच लिया था कि इस बार वो कृति को बचने नहीं देगा।
अचानक बेबुनियाद इल्जाम लगने से कृति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो तुरंत अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। उसने फौरन अपने हाथ का डॉक्यूमेंट खोला और कहा, ये वो नहीं है, ये तो वो डॉक्यूमेंट है जो रिया सक्सेना ने मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देने के लिए कहा था, देखिए। लेकिन जिस पल डॉक्यूमेंट खुला, कुछ साफ और मोटे अक्षरों में लिखे शब्द सभी के दिमाग में छप गए। उन सब ने कृति को नफरत भरी नजर से देखा। वो कुछ शब्द थे, गिग बैक बिजनेस शेयरिंग। चारों तरफ कानाफूसी का शोर गूंजने लगा। किसी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर कृति ऐसी होंगी। मैं तो उन्हें एक अच्छी इंसान समझता था। सच ही कहते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक और आवाज आई, छी, कहते हैं ना, औरत जितनी खूबसूरत होती है दिल उतना ही काला होता है। इतनी अच्छी शक्ल सूरत का क्या फायदा, वाकई शर्मनाक है। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे टीचर कृति ऐसी इंसान कैसे हो सकती हैं? क्या इसमें कोई गलतफहमी है? मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से जांच करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई होगी। अपने चारों ओर हो रही बातें सुनकर कृति का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट था वो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। वो इस तरह की चीज कैसे बन गई? और ये चीज उसे रिया सक्सेना ने दी थी। इसका मतलब उसे फंसाया गया है। ये ख्याल तुरंत कृति के दिमाग में बिजली की तरह चमका। उसका पहले से ठंडा पड़ा शरीर और भी ज्यादा सुन्न महसूस करने लगा। उसे लगा कि इस बार वो सच में खुद का बचाव नहीं कर पाएगी। कृति ने बची खुची हिम्मत जुटाकर कहा, ये मेरा नहीं है, ये मुझे रिया सक्सेना ने दिया था। उसने मुझसे मदद करने के लिए कहा था। वो खुद को साबित करना चाहती थी, पर धीरज माथुर ने उसे कोई मौका नहीं दिया। चुप रहो, अब तुम रिया सक्सेना पर इल्जाम लगाओगी। उसने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम बस जॉब से निकाले जाने का इंतजार करो। कृति की बात सुनकर रिया को वहां बुलाया गया, लेकिन रिया ने बखूबी एक्टिंग करते हुए आंखें नम कर ली और कांपती हुई आवाज में उसने कृति की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर मैम कृति, मुझे सच में बहुत अफसोस है। पिछले कुछ दिनों में आपने मेरा जितना ख्याल रखा है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप उन घटिया दवाओं का इस्तेमाल करके स्कूल को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो मेरा दिल टूट गया। रिया ने अपना नाटक जारी रखा। मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की मैम। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने अपनी ही चलाई। मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि जो पेशेंट्स हम पर इतना भरोसा करते हैं उन्हें इन खराब दवाओं का खामियाजा भुगतना पड़े। मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही रिया की बात खत्म हुई, हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन उसके चेहरे पर जो कुछ भी दिख रहा था वो सब सिर्फ एक एक्टिंग थी। वो जानती थी कि सबकी सिंपैथी हासिल करके ही वो कृति को सबके सामने नीचा दिखा पाएगी, और ये सब करके वो अंदर ही अंदर अपनी चाल पर बेहद खुश हो रही थी। पिछली बार जब वो डायरेक्टर कृति का मजाक उड़ाने में नाकाम रही थी, तो उसे एक अच्छा खासा फायदा पहुंचाने वाला हाथ खोना पड़ा था, और इस बार उसे वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर के साथ मिलकर कृति के खिलाफ साजिश रचने का मौका मिला था। खासकर तब जब वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने उसे साफ साफ कह दिया था कि कृति को यहां से निकालने के बाद डायरेक्टर की कुर्सी उसी की होगी। रिया ने इतनी शिद्दत से एक्टिंग की थी कि जो लोग कृति पर विश्वास करते थे वो भी हिल गए। भीड़ में कानाफूसी का शोर फैल गया और कृति की तरफ उंगलियां उठने लगी। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, यकीन नहीं होता, डायरेक्टर कृति सारा इल्जाम इस नई नर्स पर डालने की कोशिश कर रही हैं। ये तो सीधे सीधे पल्ला झाड़ना हुआ। कितनी शर्म की बात है। पास खड़े दूसरे आदमी ने कहा, मुझे तो पहले से ही शक था कि डायरेक्टर कृति के हाथ साफ नहीं है। देख लो, आखिर रिश्वतखोरी का मामला निकल ही आया।
एक लेडी ने हिम्मत करके सीधे कृति से पूछ लिया, मैम, क्या ये सच है? क्या आप सच में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत ले रही हैं? रिया एक नई नर्स थी जिसकी डायरेक्टर कृति से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं हो सकती थी, सबको यकीन दिला दिया। और कृति आमतौर पर नई नर्सों को बड़े प्यार से सब कुछ सिखाती थी, इसलिए हर कोई तुरंत रिया की बातों में आ गया। लोगों के ताने सुनकर कृति गुस्से और बेबसी से कांप उठी। हर एक शब्द किसी जहरीले तीर की तरह उसके सीने में धस रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन उसकी बातों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इस वक्त हर किसी ने अपने दिल में कृति को एक रिश्वतखोर इंसान मान लिया था। तभी धीरज माथुर ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है, अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहां से। इन शब्दों ने कृति को चकनाचूर कर दिया। कृति की आंखों में आंसू भर चुके थे। मुझे जॉब से निकाला जा रहा है? क्यों? मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। आप लोग मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। अगर उसने ये जॉब खो दी तो उसकी बेटी जिया का किंडरगार्टन में एडमिशन भी रद्द हो जाएगा, और उसके पास जो जमा पूंजी थी वो जिया और खुद का पेट पालने के लिए काफी नहीं थी। ये सोचते ही कृति को वो भयानक दिन याद आ गए जब उसने जिया को जन्म दिया था और अकेली संघर्ष कर रही थी। ठीक उसी वक्त जब हॉल में मौजूद सभी लोग कानाफूसी करते हुए कृति की निंदा कर रहे थे, एक काली परछाई हॉल में दाखिल हुई और धीरे धीरे कृति की ओर बढ़ने लगी। रुद्रा की मजबूत आवाज गूंजी, रुक जाओ। हॉल में सब चुप हो गए। एक स्टूडेंट ने दूसरे से पूछा, अरे ये कौन है भाई? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ने जवाब दिया, सुना है ये नया ऑब्स्टेट्रिशियन है, लगता है हीरो बनने आया है। रुद्रा को वहां देख धीरज माथुर हैरान भी था और खुश भी। उसने मन में सोचा, अरे वाह, मैंने तो अभी तक इससे पुराना हिसाब भी चुकता नहीं किया और ये मेरे बने बनाए काम में टांग अड़ाने चला आया। धीरज माथुर ने रुद्रा से कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? एक मामूली से ऑब्स्टेट्रिशियन यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। रुद्रा ने शांत भाव से कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। रुद्रा सीधा रिया सक्सेना के सामने आकर खड़ा हो गया। धीरज माथुर तुरंत आगे बढ़े। क्या करना चाहते हो तुम? ज्यादा करीब मत आना, मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर रुद्रा को रोकने की कोशिश करने लगे। एक पल के लिए तो रिया भी धीरज माथुर के इस रवैये से इंप्रेस हो गई। रुद्रा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछने जा रहा हूं, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? धीरज माथुर चौंक गए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? निकल जाओ यहां से। सिक्योरिटी कोई है? जल्दी यहां आओ। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स अपने वाइस प्रेसिडेंट की आवाज सुनते ही तुरंत हॉल के अंदर भागे। रुद्रा ने नीचे झुकी हुई रिया की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? वो जैसे ही आगे झूठ बोलने वाली थी, वो डर के मारे रुक गई, जैसे उसके हाथ पैर जम गए थे। उसे नहीं पता क्यों, पर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर उसने अपने सामने खड़े इस शख्स को धोखा देने की हिम्मत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंदरूनी खौफ से रिया ने सच उगल दिया। मैंने कहा, वो डॉक्यूमेंट मैंने जानबूझकर डायरेक्टर कृति को फंसाने के लिए तैयार किया था। मुझसे ऐसा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने कहा था। रुद्रा की तरफ देखने भर से उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं। धीरज माथुर को यकीन नहीं हुआ कि रिया ने इतनी जल्दी हार मान ली। चुप हो जा। तो ये सब तुम्हारी चाल थी और अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहती हो? कोई है? इसे यहां से ले जाओ और बंद कर दो। धीरज माथुर ने मन ही मन उसे कोसा। ये लड़की सच में बेकार है, किसी काम की नहीं। खुद तो डूबी, मुझे भी ले डूबी। इसी बीच बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ पहुंचे और वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर के शब्द सुनते ही बिना कुछ कहे तुरंत रिया की ओर बढ़े और उसे सबके सामने घसीटकर बाहर ले जाने लगे। रिया घबराकर चीखने लगी,
नहीं, ये मैंने नहीं किया है, सच में मैंने नहीं किया। ये देखते ही कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घसीटकर बाहर ले जाने वाले हैं, रिया की आंखें खौफ से वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर की तरफ देख रही थीं। हालांकि उसके मुंह से आधे ही शब्द निकले थे कि उसे पूरे हॉल से बाहर घसीट लिया गया। ये नजारा देखकर वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने राहत की सांस ली। जैसे ही धीरज माथुर ने ऊपर देखा, उसकी आंखें रुद्रा की आंखों से मिली और उसके हलक में जैसे कांटे उगाए। वो अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। धीरज माथुर ने खुद को फौरन संभाला और कृति की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर कृति, मैं आपसे यहाँ सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत जल्दबाज हो गया और मैंने मामले की सच्चाई की जांच ही नहीं की। मुझे उस शातिर औरत रिया सक्सेना ने गुमराह कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपना सिर उठाते हुए फिर से कहा, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी क्या करता। मैं हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो यहां से जाएगा वो आप नहीं, बल्कि वो धोखेबाज रिया सक्सेना होगी। धीरज माथुर एक बार फिर झुका और फिर उस तरफ चल दिया जहां रिया सक्सेना को ले जाया गया था। भीड़ की नजरों में धीरज माथुर का ये रूप किसी हीरो से कम नहीं था। एक ऐसा इंसान जो पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था और जिसे एक धोखेबाज ने गुमराह कर दिया था। धीरज माथुर के जाने के बाद ही भीड़ को एहसास हुआ कि उन्होंने डायरेक्टर कृति को कितना गलत समझा था। हर किसी का लहजा तुरंत बदलने लगा। एक डॉक्टर ने अपने बगल वाले की कोहनी पर चिकोटी काटते हुए कहा, देखा, तुम ही अभी डायरेक्टर कृति के बारे में बुरा भला कह रहे थे। मुझे तो पहले से पता था कि डायरेक्टर कृति बेकसूर है। एक नर्स ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल डायरेक्टर कृति, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। आप नाराज तो नहीं है ना? तभी एक और आवाज आई, ये सब उस रिया सक्सेना की गलती है। दिन भर कितनी सीधी सादी बनने का नाटक करती है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। चारों तरफ से फुसफुसाहटों का दौर शुरू हो गया। हर कोई खुद को सही साबित करने और कृति की चापलूसी करने लगा। ये नजारा देखकर कृति को अचानक घिन आने लगी। ये वही लोग थे जो कुछ मिनट पहले उसे अपनी नजरों से खा जाने को तैयार थे। अपने आसपास के लोगों का ये दोगलापन उसे अंदर तक कचोट रहा था। गहरी सांसें लेने के बाद कृति ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान का नकाब ओढ़ लिया और कहा, कोई बात नहीं, आप सब भी तो धोखे में आ गए थे। इस बीच धीरज माथुर को जाते हुए देखकर रुद्रा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन वो उसके पीछे नहीं गया। इस वक्त सबसे जरूरी ये देखना था कि कृति कैसी है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ ने कृति को पहले ही निकाल लिया था। ये डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी कृति को गलत समझा था, अब पूरी ईमानदारी से माफी मांग रहे थे। रुद्रा केवल बेबसी से अपना सिर हिला सका और अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। उसने मन में सोचा, अभी उसके पास जाना ठीक नहीं होगा, वो पहले ही मुझसे नाराज है। और जैसे ही रुद्रा मुड़ा, भीड़ के बीच बनी एक छोटी सी दरार से कृति ने रुद्रा को जाते देखा। उसके दिल में एक उलझन भरी फीलिंग जगी। वो आगे बढ़कर रुद्रा को थैंक यू कहना चाहती थी। उसने सोचा कि नफरत अपनी जगह है, पर एहसान मानना भी तो जरूरी है। अगर आज वो नहीं होता तो उसका करियर, उसकी इज्जत सब खत्म हो जाता। इस उथल पुथल के बीच कृति के ठंडे दिल में एक छोटी सी गर्माहट पैदा हुई, पर यह गर्माहट भी रुद्रा के लिए कृति के मन में बसे पूर्वाग्रह को नहीं बदल सकी। नफरत का ये पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे पार करना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन उस हॉस्पिटल के दूसरे कोने में एक और कहानी पक रही थी। धीरज माथुर ने एक छिपा हुआ कोना ढूंढा और हाथ में पकड़े फोन से जगदीश कुमार को रिपोर्ट करने लगा। उसकी आवाज में सम्मान कम और डर ज्यादा था। धीरज माथुर ने कहा, डायरेक्टर माथुर, वो काम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
मुझे अभी भी कुछ वक्त चाहिए, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं 1 महीने के अंदर कृति को स्कूल के हॉस्पिटल से जरूर निकलवा दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, क्या 1 महीना? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है धीरज। जगदीश कुमार ने गुस्से से भरी ये बात कही और सीधे फोन काट दिया। अचानक कटे हुए फोन को देखकर धीरज माथुर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने फुसफुसाया, लानत है। इस पल उसने अपनी सारी भड़ास रुद्रा पर निकाल दी। अगर ये शख्स सामने ना आया होता तो वो बहुत पहले ही सक्सेसफुल हो गया होता। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बुदबुदाया, एक मामूली सा ऑब्स्टेट्रिशियन, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? देख मैं तुझे कैसे जमीन पर लाता। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक उभर आई। इस वक्त जगदीश कुमार अपने शानदार ऑफिस में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। धीरज माथुर एकदम टट्टू साबित हुआ, इसलिए अब वो केवल हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा, अब तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। वो खून चूसने वाला पिशाच फिर से मोटी रकम ऐंठेगा, लेकिन मेरे बेटे के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गहरी सांसें लेने के बाद जगदीश कुमार ने एक और फोन मिलाया। इस बार निशाना स्कूल के हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, एक बूढ़ा और चालाक आदमी। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, डायरेक्टर की मजाकिया आवाज तुरंत सुनाई दी। अरे आज ये कौन सी हवा चली जो डायरेक्टर माथुर ने हमें याद किया? क्या हमारे छोटे से स्कूल के हॉस्पिटल ने कोई गुस्ताखी कर दी? एक पल में जगदीश कुमार का चेहरा काला पड़ गया। ये बूढ़ा हमेशा दूसरों को इसी तरह चिढ़ाना पसंद करता था। जगदीश कुमार ने सीधे अपना मकसद बताया, मुझे कृति को पद से हटाना है। कीमत बोलो, मैं कोई भी रकम देने को तैयार हूं। डायरेक्टर ने सीधा जवाब दिया, ये तो बड़ा सौदा है, लेकिन कीमत चाहे जो भी हो, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बूढ़ी हड्डियां रिटायरमेंट तक सलामत रहें, बस यही दुआ है। मैं किसी ऐसी मुसीबत से पंगा नहीं लेना चाहता जिसे मैं संभाल न सकूं। डायरेक्टर के ऐसे मना करने से जगदीश कुमार चौंक गया, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते। जगदीश कुमार ने चीखते हुए कहा, क्या कृति अब झा फैमिली का हिस्सा नहीं है? डर किस बात का है? तुम अपनी कीमत बताओ। डायरेक्टर ने गंभीरता से कहा, हमारी इतने सालों की जान पहचान के नाते एक सलाह देता हूं। कृति कुछ नहीं है, लेकिन कोई है जो वापस आ गया है, और उस शख्स के हाथ आसमान तक पहुंचते हैं। वो तुम्हारे या मेरे जैसे लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। डायरेक्टर ने इतना कहकर तुरंत फोन काट दिया। फोन कटने के बाद डायरेक्टर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। जब ईरा के कहने पर रुद्रा ने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया था, तो उसने यूं ही जिज्ञासा में उसकी जांच पड़ताल की थी। तब उसे पता चला कि रुद्रा असल में वही शख्स था जिसने 6 साल पहले कृति का रेप किया था। लेकिन एक बात जो पक्की हो सकती थी, वो ये थी कि इस वक्त ना तो रुद्रा और ना ही कृति, दोनों में से किसी से भी पंगा लेना अक्लमंदी नहीं है। दूसरी तरफ रुद्रा अपने फोन पर मित्तल से बात कर रहा था। सर, गोयनका फैमिली की कंपनी को खरीदने के लिए फंड्स तैयार हैं। एक बार आप कहें तो हम पूरी इंडस्ट्री को हिला सकते हैं। पैसे से हम कुछ भी। रुद्रा ने उसे बीच में ही टोकते हुए शांति से कहा, मित्तल, मेरे लिए पैसे का सिर्फ एक ही मतलब है, मेरे अपनों की जिंदगी को बेहतर बनाना। गोयनका फैमिली की कंपनी को मैं सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि वो मेरे पिता की जिंदगी भर की मेहनत थी। मित्तल तुरंत चुप हो गया और फिर उसने एक गारंटी दी। सर, मैं समझ गया। 2 दिन के अंदर आप गोयनका फैमिली की कंपनी के मालिक होंगे, ये मेरा वादा है। रुद्रा ने कहा, ठीक है, काम पर लग जाओ। कृति से बदला लेने में जगदीश को हर तरफ से ना मिल रही थी, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। जब सबसे शातिर डायरेक्टर ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया तो उसका चेहरा पल भर में गुस्से से तमतमा गया और उसने जोर से अपने दांत भींच लिए। जगदीश कुमार गुस्से से बोला,
लानत है कमीने, एक बार मेरे हाथ लग जा, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपने कांपते हाथ में पकड़ा हुआ लैंडलाइन फोन जमीन पर दे मारा। जगदीश कुमार हांफ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, बुढ़ा सठिया गया है, बात भी साफ साफ नहीं बताई। एक कृति को रास्ते से हटाने की तो बात थी, इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। एक के बाद एक मिल रही नाकामी और लोगों के इनकार ने उसे बुरी तरह से चिड़चिड़ा बना दिया था। वो पागलपन में चिल्लाया, मैं प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का स्कूल बोर्ड मेंबर हूं, कोई मामूली आदमी नहीं। और ये सब मेरे मुंह पर मुझे मना कर रहे हैं। उसकी आंखों के सामने उन सब लोगों के घिनौने चेहरे एक एक करके घूम गए जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। उसने सोचा, एक रेपिस्ट, एक छोटा मोटा डायरेक्टर और वो बुढ़ा डीन, इन सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं उन सबको देख लूंगा। अचानक उसके दिमाग में अनगिनत बुरे ख्याल एक साथ उमड़ने लगे। उसका खौलता हुआ गुस्सा अब एक ठंडी, खतरनाक नफरत में बदल रहा था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे कंप्यूटर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एक पुरानी घटना याद आई, एक ऐसी घटना जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। यादें किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह उसे खींचकर 15 साल पहले ले गईं। ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब जगदीश कुमार बस एक छोटा मोटा नया अमीर बना आदमी था। घर की जमीन बिकने पर मिले सरकारी मुआवजे ने उसे रातों रात अमीर बना दिया था। उस वक्त वो अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार दिन जी रहा था। जी भर के खाना पीना, अय्याशी करना, जैसा मन करता वैसा जीता था। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे ये सब कुछ बोरिंग लगने लगा। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना शहर के ऊंचे तबके यानी अपर क्लास सोसाइटी का हिस्सा बनूं। उसे लगा था कि हाथ में नोटों की गड्डियां लेकर नोएडा शहर की उस ऊंची सोसाइटी में घुसना बच्चों का खेल होगा। लेकिन जब उसने सच में कोशिश शुरू की तो उसे तारीफ की जगह अनगिनत ताने और एक जलील करने वाला नाम मिला, गंवार। गांव से आया हुआ एक नंबर का गंवार। पार्टियों में लोग उसे देखकर कानाफूसी करते थे। कोई उसके महंगे लेकिन भड़कीले कपड़ों का मजाक उड़ाता, तो कोई उसके बात करने के तरीके पर हंसता। अपर क्लास सोसाइटी के सामने पैसे के अलावा उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। जगदीश कुमार ने कसम खाई कि वो उस ऊंचे तबके में शामिल होकर रहेगा। बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाने के बाद किसी ने उसे बताया कि उसे उस सोसाइटी में घुसने के लिए एक पहचान की जरूरत है। ये बात जगदीश कुमार की समझ में तो आ गई, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी एक अंधेरी रात को काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी अचानक उसके सामने किसी साए की तरह आया। उसने जगदीश को एक समाधान दिया, लेकिन उसकी कीमत थी उसकी आधी जायदाद। ये सुनते ही जगदीश कुमार को शक हुआ, लेकिन उसके कानों में गूंजते वो ताने, बाहर निकलते ही सुनाई देने वाला वो नाम गंवार, इन सब ने जगदीश के दिमाग में आग लगा दी थी। उसने सोचा, भार में गया पैसा, इज्जत ज्यादा जरूरी है। और बस उसने काले कपड़ों वाले उस आदमी की बात मान ली। उसके बाद उस आदमी के निर्देशों और उसकी तरह तरह की रहस्यमयी मदद से जगदीश कुमार हैरान परेशान सा प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के स्कूल बोर्ड का मेंबर बन गया। जो लोग कल तक उसे गंवार कहकर बुलाते थे, अब उसे डायरेक्टर माथुर या जगदीश जी कहकर बुलाने लगे थे। अचानक जगदीश कुमार की जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था। उस घटना के बाद उस रहस्यमयी काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे एक अकाउंट नंबर दिया था। उसने बताया था कि कंप्यूटर के जरिए लॉगिन करने पर वो एक ऑनलाइन अंडरवर्ल्ड में दाखिल हो जाएगा। इसे ही लोग आम भाषा में डार्क वेब कहते थे। लेकिन उस एक खौफनाक घटना के बाद जगदीश कुमार ने कभी दोबारा उस काले कपड़ों वाले आदमी को खोजने की कोशिश सिर्फ इसीलिए नहीं की क्योंकि कीमत बहुत बड़ी थी। लेकिन अब 15 साल बाद
खामोशी से भरे इस कमरे में जगदीश कुमार को अचानक वो भूली हुई बात याद आ गई थी। उसने मन में सोचा, अगर मैं खुलेआम इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करूं, तो शायद कृति को झुकाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा और तब तक मेरा बेटा तो बच नहीं पाएगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने फिर से सीधे रास्ते अपनाए तो शायद उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये सोचते ही जगदीश का खून खौल उठा। उसने अपने दांत भींचे और अपनी जेब से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली। ये थैली 10 साल से भी ज्यादा वक्त से उसके साथ थी। आज जगदीश ने आखिरकार उसे खोला। अंदर एक कोरा कागज का टुकड़ा था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था। उस पर नंबरों की एक लकीर लिखी हुई थी। ये वही वेबसाइट और अकाउंट नंबर था जो काले कपड़ों वाले आदमी ने जाते समय जगदीश कुमार को दिया था। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान करे ये वेबसाइट अभी भी काम करती हो। जगदीश कुमार ने 2 गहरी सांसें ली, धीरे से उस कागज के टुकड़े को बाहर निकाला, कंप्यूटर खोला और अपने कांपते हुए हाथों से उन नंबरों को धीरे धीरे कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद जैसे ही उसने एंटर का बटन दबाया, कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। जगदीश घबरा गया और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने बेचैनी से सोचा, क्या वेबसाइट बंद हो चुकी है या इस वेबसाइट में कोई वायरस था? कंप्यूटर बंद क्यों हो गया? ठीक उसी पल जब जगदीश कुमार उसे ठीक करने का कोई तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था, ब्लैंक पड़ चुकी स्क्रीन अचानक सफेद रोशनी से जगमगा उठी। स्क्रीन पर अजीब से नंबरों की एक लकीर उभर आई। ऐसी खतरनाक और हाई एंड लाइनअप को देखते ही जगदीश कुमार के चेहरे की चिंता अचानक एक शातिर मुस्कान में बदल गई। वो पागलों की तरह हंसा। जब तुम लोग मुझे इज्जत नहीं दोगे तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। इन दिनों रुद्रा और कृति के हाथों हुई बेइज्जती ने उसे अंदर तक जला दिया था। अब जब उसे अपना गुस्सा निकालने का एक और मौका मिला था तो वो उसे कैसे जाने दे सकता था। जगदीश कुमार की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठीं जब उसने डार्क वेब पर इंफॉर्मेशन खोजना शुरू किया। स्क्रीन पर चमकते मैसेजेस ने सचमुच उसकी आंखें खोल दी। ऑनलाइन हत्या के ऑर्डर्स, खूबसूरत लड़कियों की बिक्री, बिजनेस सीक्रेट्स की खरीद फरोख्त, वहां कल्पना की जा सकने वाली हर चीज उपलब्ध थी। जिस बात ने जगदीश कुमार को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल अलायंस ग्रुप के चेयरमैन की मौत का कनेक्शन भी इसी डार्क वेब से था। ये खबर पढ़कर वो एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन डर के बाद उसके दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी खुशी और शैतानी आनंद उभरने लगा। इसी पल रुद्रा और कृति के उसके सामने बंधे हुए और लगातार रहम की भीख मांगने का सीन जगदीश कुमार के दिमाग में घूमने लगा। उसने खुद से कहा, अगर ऐसा है तो मैं इंतजार किस बात का कर रहा हूं। जगदीश कुमार ने फौरन एक ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इनाम में रुद्रा और कृति की इंफॉर्मेशन और तस्वीरें डाली और काम की जरूरतें साफ साफ बताईं। दोनों को एक तय जगह पर अगवा करके ट्रेन करना। जैसे ही उसने एंटर बटन दबाया, उस काम की कीमत तुरंत स्क्रीन पर चमक उठी, 5 मिलियन। और उसके नीचे दोनों लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई थी। रुद्रा नोएडा शहर के गोयंका फैमिली का एक मेंबर, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का पूर्व टॉप स्टूडेंट, बाद में कृति से रेप के आरोप में जेल गया और अब रिहा हो चुका है। कृति पूर्व में नोएडा शहर के झा फैमिली की सीधी वंशज, बाद में मतभेदों के कारण झा फैमिली से निकाल दी गई और अब अपनी बेटी के साथ नोएडा शहर में रह रही है। फिलहाल वो प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की डायरेक्टर है। ये देखकर जगदीश कुमार का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए सिर्फ नाम और तस्वीरें डालनी पड़ी थी। एक भी गलती नहीं जो डार्क वेब की असली ताकत को दिखा रही थी। और कीमत महज 5 मिलियन, जो इस समय जगदीश कुमार के लिए एक छोटी सी रकम थी। वो इतने सालों तक स्कूल बोर्ड का मेंबर रहा था
और उसने लंबे समय से अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बेशुमार दौलत जमा कर ली थी। जगदीश कुमार जोर से हंसा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों कैसे इतने सख्त और इतने घमंडी बने रहते हो। उसने सबमिट बटन पर क्लिक किया और अगले ही पल उसके निजी खाते से तुरंत 5 मिलियन कट गए। हालांकि खाते से 5 मिलियन कम हो गए थे, लेकिन जगदीश कुमार का दिल खुशी से झूम रहा था। एक तरफ जहां जगदीश कुमार अपनी शैतानी जीत का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर इस सबसे बेखबर रुद्रा प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कदम रख चुका था। उसने एक काला कोट पहना हुआ था, कद लंबा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संयम था। रुद्रा ने धीरे धीरे पूरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का जायजा लिया। उसके सबसे करीब बैठी लेडी नर्स बड़े इत्मीनान से शीशे में देखकर अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसके सामने बैठा अधेड़ उम्र का अंकल अपने सामने रखे कीबोर्ड पर अंधाधुंध उंगलियां चला रहा था और उसकी बाईं ओर बैठा एक मनमौजी लड़का इस समय पैर पर पैर चढ़ाकर अपने फोन में गेम खेल रहा था। रुद्रा ने मन ही मन सोचा, तो ये है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, पूरे मेडिकल स्कूल में सबसे आरामदेह जगह। कोई ताज्जुब नहीं कि डीन ने मुझे जानबूझकर यहां भेजा था। अपने सामने के माहौल को देखकर रुद्रा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये वाकई बुरा नहीं है। भविष्य में मेरे पास काफी खाली टाइम होगा और सबसे बड़ी बात, मैं कृति के करीब भी रह सकता हूं। तभी उसके सबसे करीब बैठी नर्स की नजर उस पर पड़ी। एक नया लड़का आया है और हैंडसम भी है। आओ मेरी तरफ आकर बैठो, मैं भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नर्स की आवाज सुनकर बाकी लोग भी चौंके। गेम खेलने वाले लड़के ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, धत तेरे की, इतना घटिया खेलता है, एक नया लड़का आया है, चलो तुम भी हमारे जैसे बन ही जाओगे। हेलो। वहीं एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी अपनी कुर्सी से उठकर बोला, नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां मौजूद लोगों को एहसास हो गया था कि रुद्र आ गया है और वो सभी बढ़ चढ़कर रिएक्शन देने लगे, क्योंकि जैसा कि सभी जानते थे, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ नाम कमाने की जगह थी। यहाँ आने वाले सभी लोग या तो अमीर थे या प्रेस्टिजियस, सबकी गहरी पहुंच थी। रुद्रा भी शुरुआत में विनम्रता दिखाते हुए बोला, नमस्ते, मेरा नाम रुद्रा है, आशा है हम साथ में कुछ अच्छा काम करेंगे। उसने अपने कलीग्स को नमस्कार किया। हालांकि जैसे ही रुद्रा डिपार्टमेंट में कदम रखकर डायरेक्टर को रिपोर्ट करने वाला था, हवा में एक गरजदार डांट गूंजी। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कुर्सी से चिल्लाया, रुद्रा, तुम इस समय रिपोर्ट करने क्यों आए हो? अगर काम नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये चिल्लाने वाला शख्स जोरावर सिंह था, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर। पहले लक्ष्य चौधरी इस ईमानदार आदमी पर चिल्लाने के अलावा जोरावर ने कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसकी दहाड़ सुनकर वहां मौजूद सभी ने सिर घुमाकर देखा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्होंने सोचा, जोरावर सिंह पागल हो गया है क्या? अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये नया लड़का तो किसी बड़ी पहुंच वाला लग रहा था। डिपार्टमेंट में सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अपने सामने इस जबरदस्त तमाशे का मजा लेने के लिए तैयार थे। रुद्रा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपने सामने खड़े जोरावर सिंह को नहीं बल्कि उसके आर पार देख रहा हो। उसकी शांत नजरें और सीधा तना हुआ शरीर एक अनकहा दबाव बना रहे थे। जोरावर को बिना किसी वजह के महसूस हुआ कि हवा का तापमान कई डिग्री गिर गया है। उसके जिस्म के रोए खड़े होने लगे और उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगे। ये सब सिर्फ रुद्रा की एक शांत नजर का असर था। लेकिन सिर्फ आधा कदम पीछे हटकर जोरावर रुक गया। ठीक उसी पल उसे अचानक रुद्रा की हैसियत याद आ गई। वो तो बस उसके नीचे काम करने वाला एक मामूली डॉक्टर था।
उसने मन ही मन खुद को कोसा। एक नए लड़के से डर गया? छी! उसे याद आया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने उसे पहले ही फोन पर हिदायत दी थी कि इस नए लड़के रुद्रा को आते ही उसकी औकात दिखानी है और उसके लिए मुश्किलें खड़ी करनी है। वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर उसका सीनियर था, एक ऐसा अफसर जिसकी चापलूसी करना उसकी मजबूरी भी थी और आदत भी। वैसे भी उसने अपनी तरफ से पता करवाया था, इस रुद्रा की कोई बड़ी पहुंच या खास बैकग्राउंड नहीं था। जोरावर ने मन में सोचा, डिपार्टमेंट का एक छोटा सा डॉक्टर, और हिम्मत देखो इसकी, मुझे ऐसे घूर रहा है। देख मैं कैसे तेरा इलाज करता हूं। जैसे ही उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आया, जोरावर सिंह तुरंत एक ऊंची और रौबदार आवाज में रुद्रा पर बरस पड़ा। इसी वक्त काम पर लग जाओ। ये मत सोचना कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हो तो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद दूसरे डॉक्टरों और नर्सों के चेहरे पर भी हल्की सी नाराजगी आ गई। वो लोग वैसे भी जोरावर सिंह को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन सब यहाँ अपनी जॉब बचाने और एक्सपीरियंस बटोरने आए थे, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। असल में वो सब इंतजार कर रहे थे कि रुद्रा पलट कर जवाब दे। जोरावर के चिल्लाने पर रुद्रा मुस्कुराया। उसने मन में सोचा, वाह, ड्यूटी पर रिपोर्ट करते ही ऐसा स्वागत। लगता है यहाँ आते ही अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा, वरना कुछ लोगों को आसमान और जमीन का फर्क समझ नहीं आएगा। रुद्रा ने तय कर लिया कि अगर वो शुरू में ही इन छोटी मोटी चीजों को नहीं निपटाएगा तो आगे चलकर उसे परेशानी होगी। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृति की देखभाल करने आया था। उसने सोचा, और ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है वो शक्ल से ही भद्दा लग रहा है। पहली बार मिलने पर अगर ये ऐसे बात कर सकता है तो आगे पता नहीं क्या करेगा। जैसे ही रुद्रा ने अपना फोन निकालकर ईरा को इन्फॉर्म करना चाहा, तभी उसके पीछे से एक खुशी भरी चीख सुनाई दी। एक मीठी आवाज गूंजी, अंकल, आखिरकार आप मिल ही गए। मैंने कितने लोगों से पूछा, तब जाकर पता चला कि आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हैं। क्या बात है, आज ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आए हैं क्या? चारवी जोशी खुशी से उछलती कूदती रुद्रा के पास आई और बिना कुछ सोचे समझे रुद्रा के बगल में खड़ी हो गई। रुद्रा ने चारवी की तरफ मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन इसी बीच एक कड़क आवाज आई, रुद्रा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये क्या तेवर है तुम्हारे? अब फौरन ये सारी फाइलें मेरे लिए पूरी करो। जोरावर सिंह गुस्से से दहाड़ा। उसने अपना हाथ उठाकर गुस्से में रुद्रा की तरफ इशारा किया। जोरावर ने मन ही मन फैसला कर लिया, अब पूरे डिपार्टमेंट में लोगों की जिम्मेदारियां बदलनी पड़ेंगी। अब इस डिपार्टमेंट का नया बलि का बकरा रुद्रा होगा। रुद्रा की इंसल्ट करके जोरावर के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, लेकिन ये शब्द चारवी जोशी के कानों में भी पड़ गए। चारवी ने पलटकर जोरावर को बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, तुम होते कौन हो अंकल से इस तरह बात करने वाले? मुझे तो लगता है कि ये सारा काम तुम्हें करना चाहिए। उसके तेवर देखकर जोरावर एक पल को चौंका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि रुद्रा अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया है। उसने तिरछी नजरों से रुद्रा को देखा और ताना मारते हुए बोला, अरे वाह रुद्रा, तुम तो लोगों को साथ लाकर बगावत करने पर उतर आए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ। जोरावर मन ही मन जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रुद्रा की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। डिपार्टमेंट का एक छोटा सा एम्प्लॉय होकर भी इतनी खूबसूरत लड़की पटा ली। साथ ही उसने चारवी को आंख भी मारी। उसने अपना सीना फुलाकर सीधा खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जोरावर सिंह इतना मोटा था कि इस वक्त वो किसी खड़े हुए सुअर जैसा लग रहा था। जोरावर की इस हरकत ने डिपार्टमेंट में मौजूद हर किसी की आंखें फाड़ दी। सब उसे हैरानी से घूरने लगे और जैसे जैसे जोरावर की बातें और हरकतें
हद पार करती गईं। लोगों की आंखों में हैरानी की जगह एक ऐसी नजर ने ले ली जैसे वो किसी जिंदा लाश को देख रहे हों। जोरावर, वो बेवकूफ, रुद्रा के बगल में खड़ी लड़की को नहीं पहचान पाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी लोग भी उसे नहीं पहचानते थे। वो चारवी जोशी थी, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर लड़की, प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी चेतन जोशी की लाडली बेटी, एक ऐसी लड़की जिसके सिर्फ एक शब्द से जोरावर सिंह की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी। चारवी की आंखों में जोरावर के लिए अब सिर्फ नफरत थी। उसने नाराज होते हुए कहा, अंकल चलिए यहां से, मुझे इस आदमी की नजरों से उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। मैं पापा से कहकर इसे हटवा दूंगी। इस तरह के लोग यहां रहने के लायक नहीं हैं। ये कहकर उसने रुद्रा का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वहां मौजूद अपने कलीग्स की तरफ दोस्ती का इजहार करते हुए सिर हिलाया और फिर चारवी के साथ डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया। जैसे ही रुद्रा और चारवी बाहर निकले, पीछे से जोरावर सिंह की गुस्से भरी आवाज गूंजती रही, रुद्रा, ये क्या कर रहे हो तुम? डिपार्टमेंट में काम का वक्त है, क्या तुम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते? जो आदमी अब तक अपने फोन पर कोई गेम खेलते हुए लगातार गालियां बक रहा था, उसने अजीब से लहजे में जोरावर सिंह से धीरे से कहा, अरे जोरावर सिंह, नहीं, अब से तो आपको बेवकूफ जोरावर बुलाना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूं ना? जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरा डिपार्टमेंट जोरदार और चुभने वाली हंसी से गूंज उठा। हर एक की नजर सिर्फ और सिर्फ जोरावर सिंह पर थी। छोटे साहब की आंखों में वो भद्दा मजाक देखकर जोरावर सिंह का दिल बैठ गया। उसने घबराते हुए पूछा, छोटे साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो आपकी राह में कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। आप ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सच तो ये था कि जोरावर ने अपने सामने खड़े इन छोटे साहब की राह में कभी कोई मुश्किल खड़ी नहीं की थी, बल्कि हमेशा उनकी अच्छी तरह से सर्विस की थी। फिर ये साहब अचानक उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? छोटे साहब की आंखों में शरारत की एक चमक आई। उन्होंने जोरावर सिंह के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम पहचान नहीं पाए कि अभी अभी रुद्रा के बगल में जो लड़की थी वो कौन थी? सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। जोरावर सिंह चौंक गया। लड़की? कौन लड़की? इससे पहले कि छोटे साहब जवाब देते, वहां बैठी एक नर्स त्रिशा ने अपनी लिपस्टिक बाहर निकालते हुए और शीशे में देखकर होंठों पर लगाते हुए लापरवाही से कहा, चारवी जोशी, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक और प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी चेतन जोशी की इकलौती बेटी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी के अभी इस्तीफा दे देती, कम से कम थोड़ी इज्जत तो बच जाती। ये सुनकर जोरावर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जोरावर सिंह के मन में गहरी निराशा छा गई। उसने मनी मन सोचा, क्या रुद्रा का कोई बैकग्राउंड नहीं था? वो चारवी जोशी को कैसे जानता था? मैंने अभी अभी क्या कर दिया? मैंने रुद्रा को डांटा और चारवी जोशी के साथ फ्लर्ट किया। अचानक उसे याद आया, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर। ये वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ही थे जिन्होंने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। उनके पास इस मामले को सुलझाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। ये सोचते ही जोरावर सिंह, जो अब तक बुत बना खड़ा था, अचानक अपने भारी शरीर को घसीटते हुए डिपार्टमेंट से बाहर भागा। उसके जाते ही डिपार्टमेंट का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। त्रिशा ने अपनी सहेली से पूछा, कैसी लग रही है आज मेरी लिपस्टिक? उसकी सहेली ने जवाब दिया, बुरी नहीं है। मैं तो कहूंगी कि आज तुम यकीनन बहुत से मर्दों को अपना दीवाना बना लोगी। जोरावर सिंह की इस हालत पर पूरे डिपार्टमेंट ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं और अपनी रोज की चर्चाएं शुरू कर दी। हॉस्पिटल के गलियारे में जब रुद्रा और चारवी जोशी साथ चल रहे थे तो चारवी जोशी ने गुस्से से कहा, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा से कहकर उस बुरे आदमी से जरूर निपटूंगी।
जो आपको धमकाने की हिम्मत करे, मैं उसे जरूर आटे दाल का भाव याद दिला दूंगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाकर जोरावर सिंह को पीट कर ही आएगी। रुद्रा ने चारवी जोशी के इस प्यारे गुस्से को देखा और हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है। पर तुम आज मुझसे मिलने क्यों आई? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? रुद्रा ने सोचा कि चारवी जोशी अभी अभी उसे ही ढूंढ रही थी। इसका मतलब क्या चेतन जोशी उसे कोई काम सौंपना चाहते थे? जब रुद्रा ने यह कहा तो चारवी जोशी तुरंत नाराज हो गई। उसने मुंह फुलाकर कहा, क्या मतलब है? क्या मैं बिना किसी काम के आपसे मिलने नहीं आ सकती? वो वहीं रुक गई। ये देखकर रुद्रा मुस्कुराया और शांति से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे कभी भी मिलने आ सकती हो। वैसे मैंने भी बहुत टाइम से नहीं देखा कि प्राइम केयर यूनिवर्सिटी कैसी है। चलो, मुझे इन सालों में हुए बदलावों को देखने के लिए ले चलो। जैसे ही चारवी जोशी ने यह सुना, जो अब तक नाराज थी, उसका चेहरा एक सेकंड में खिल गया। उस खूबसूरत चेहरे पर तुरंत एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। रुद्रा की बात से चारवी के चेहरे पर जो चमक आई थी, वो सूरज की किरणों से कम नहीं थी। आते जाते हर किसी की नजर चारवी पर रुक रही थी। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है? वाकई अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरती है। काश मैं भी इससे कभी बात कर पाऊं। दूसरे ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मुझे तो इससे दोस्ती करनी है, इसका खास दोस्त बनना है, पर क्या पता ये कभी मेरे सामने देखेगी भी या नहीं। तभी एक और स्टूडेंट का दिल टूट गया। तुम सब चारवी से दोस्ती के ख्वाब देखते रहते हो, एक दिन मैं इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। वहां मौजूद स्टूडेंट्स चारवी जोशी के चेहरे से आकर्षित हुए थे, पर अचानक उनका ध्यान चारवी के बगल में चल रहे आदमी पर पड़ा। रुद्रा को देख सबका दिल जैसे टूट गया, क्योंकि रुद्रा का ऑरा ही उनकी उम्मीद और सपनों को तोड़ने के लिए काफी था। चारवी जोशी ने हल्के से घूमते हुए शरारत से पूछा, सच कहूं तो आज पापा को सच में आपसे कुछ काम है, पर हाँ, आगे मैं ऐसे ही बिना किसी काम के आपसे मिलने आऊंगी, तब आप शॉक मत हो जाना। चेतन जोशी उससे मिलना चाहते हैं, इस बात को जानकर रुद्रा चारवी के साथ जा रहा था। दोनों यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ठीक उसी पल एक जानी पहचानी मॉडिफाइड कार के आने की आवाज सुनाई दी। जमीन पर सस्ते टायरों के घिसने की तेज आवाज और जले हुए रबर की गंध ने आसपास के माहौल को तनाव से भर दिया। ये कार किसी शिकारी की तरह आकर ठीक रुद्रा और चारवी के सामने रुकी। चारवी ने मन में सोचा, ये लड़का फिर से आ गया। सामने लोकेश वर्मा था, जिसे रुद्रा पहले भी एक बार धूल चटा चुका था। वही पुरानी कार, वही पुराने घिसे पिटे तरीके। ऐसा लगता था जैसे इस लड़के ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा था। रुद्रा भी बड़ी दिलचस्पी से उस खटारा कार को देख रहा था। उसने मन में सोचा, देखे तो सही, इस बार ये कौन सा नया तमाशा लेकर आया है। लोकेश ने फिल्मी हीरो की तरह कार का दरवाजा खोला, माथे पर गिरे अपने लंबे बालों को एक घटिया अदा से संवारा और खुद को साइड मिरर में देखकर हैंडसम होने का दिखावा किया। फिर उसने चारवी की तरफ घूरते हुए कहा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, आज रात मैंने बड़ी मुश्किल से शाही बावर्ची में एक टेबल बुक करवाई है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? ये कहते कहते उसने अपनी जैकेट से एक गुलाब का फूल निकाला और उसे अपने दांतों के बीच दबा लिया। फिर उसने चारवी की तरफ आंख मारी जैसे वो कोई हीरो हो। उसने रुद्रा के वजूद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, मानो वहां कोई खड़ा ही ना हो। ये देखकर चारवी का पारा चढ़ गया। उसने फौरन रुद्रा की बांह मजबूती से पकड़ ली और उस लड़के को जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शाही बावर्ची में मैं जब चाहूं जा सकती हूं, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आज मैं अंकल को अपने घर ले जा रही हूं, तो प्लीज हमारा रास्ता मत रोको।
ये नजारा देखकर और चार्वी के मुंह से अंकल शब्द सुनकर लोकेश का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसकी आंखों में रुद्रा के लिए साफ साफ नफरत और जलन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने काफी देर तक कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उसे रुद्रा के तरीके याद थे। वो दोबारा अपनी हड्डी खिसकने का दर्द महसूस नहीं करना चाहता था। लोकेश ने बिना कोई भाव दिखाए खुद को थोड़ा पीछे किया। उसकी आंखों में अब रुद्रा के लिए गुस्सा था। उसने सिर तिरछा करके रुद्रा को घूरते हुए कहा, अरे कॉलेज की परी, गुस्सा मत हो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जिनकी नीयत खराब हो। क्या पता कब किसी के मन का जानवर जाग जाए और तुम जैसी खूबसूरत लड़की खतरे में पड़ जाए। ऐसा लग रहा था कि उसने रुद्रा के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा लिया था, इसीलिए वो इतनी घटिया बात कह रहा था। लेकिन जाहिर है लोकेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बातें चार्वी को और भी ज्यादा भड़का देंगी। चार्वी की आंखें गुस्से से जलने लगी। उसने कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना? तुम जैसे बदनाम और घटिया इंसान, अगर तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारी मदद ना करते तो तुम कब के खत्म हो चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल के बारे में कुछ भी कहने की? चार्वी की आंखों में लोकेश के लिए सिर्फ नफरत और घिन थी। उसने रुद्रा की तरफ मुड़कर कहा, अंकल चलिए, हमें इस घटिया इंसान पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद चार्वी रुद्रा को खींचकर लोकेश की कार के बगल से निकालते हुए स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। शुरू से आखिर तक रुद्रा ने एक बार भी सीधे लोकेश की तरफ नहीं देखा और ना ही उससे बात करना जरूरी समझा। लोकेश ने दांत पीसते हुए कहा, खत तेरी की। ये देखकर कि उसे इस तरह नजरअंदाज किया गया और रुद्रा ने कॉलेज की सबसे हसीन लड़की को अपना दीवाना बना लिया है, लोकेश के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल जमीन पर फेंककर उसे अपने जूते से बेरहमी से कुचल दिया। वो आगे बढ़कर रुद्रा की अच्छी खासी धुलाई करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में अपनी खिसकी हुई हड्डी की तस्वीर आई, लोकेश के कदम वहीं रुक गए। उसने मन में सोचा, मैं किसी न किसी को भेजकर तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। लोकेश तो अपनी भड़ास निकालने के लिए शहर की रंगीनियों में खो गया, लेकिन यहाँ कहानी का रुख जोशी फैमिली के शानदार बंगले की तरफ मुड़ चुका था। इस बार मुलाकात की जगह न तो कोई प्राइवेट क्लब था, न ही कंपनी का ऑफिस, बल्कि एक आलीशान प्राइवेट रेसिडेंस था। बंगले के भीतर चेतन जोशी ने बड़े अदब से कहा, रुद्रा बेटा, मुझे माफ करना तुम्हें यहां तक तकलीफ दी। इस बार उनके लहजे में पिछली बार से भी ज्यादा इज्जत और एक तरह की बेचैनी थी। रुद्रा ने बेपरवाही से सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। वो पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि चेतन जोशी ने उसे किस लिए बुलाया है। जब कोई इतनी इज्जत दे तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होती है। चेतन जोशी अपनी बेटी की तरफ मुड़े और पहले सख्त लहजे में कहा, चार्वी, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो, मुझे रुद्रा से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर उन्होंने माफी मांगने वाले अंदाज में रुद्रा की तरफ देखा। चार्वी ने मुंह बनाते हुए नाखुशी से कहा, ठीक है, लेकिन आपकी जरूरी बातें खत्म होने के बाद अंकल से सिर्फ मैं बात करूंगी। वो ये भी जानती थी कि उसके पापा ने अंकल को किसी जरूरी काम से ही बुलाया है। उसे इस वक्त समझदारी दिखानी चाहिए थी, ताकि अंकल के दिल में उसकी कोई बुरी छवि न बने। चार्वी ने आगे कहा, अंकल, आप पापा से बात कीजिए, मैं मेरे कमरे में जा रही हूं। चेतन जोशी ने कहा, मेरी बेटी थोड़ी चंचल है, उम्मीद है आप उसकी नादानी से परेशान नहीं होंगे। रुद्रा ने हल्का सा सिर हिलाते हुए शांति से कहा, कोई बात नहीं। अब मुद्दे पर आते हैं। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? ये शायद कोई मामूली बात तो नहीं है।
चेतन जोशी रुद्रा का स्वभाव जानते थे, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने फौरन अपनी बात रख दी। जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं सच सच बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि रुद्रा, तुम स्कूल में मेरी 4वीं की हिफाजत करो। चिंता मत करो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस कोई 15-20 दिन की बात है। तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा। 4वीं की मां के गुजर जाने के बाद से उनका दिल और जान सब कुछ 4वीं में ही बसता था। इतने सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुरानी दुश्मनी की वजह से उनकी दुनिया उजड़ जाए। रुद्रा का हुनर और उसकी मेडिकल की समझ 4वीं को बहुत अच्छी तरह से महफूज रख सकती थी। यही वजह थी कि चेतन जोशी आज अपना मान सम्मान एक तरफ रखकर रुद्रा से मदद मांग रहे थे। रुद्रा ने एक पल के लिए सोचा, फिर शांति से जवाब दिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्कूल के अंदर। उसके लिए 24 घंटे बिना किसी भूल के 4वीं की हिफाजत करना नामुमकिन था। वो नॉर्दर्न टेरिटरी से ये सब करने के लिए नहीं लौटा था और 4वीं पर उसका कोई एहसान भी नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल की बात थी तो वो उसका ध्यान रख सकता था। रुद्रा की हाँ सुनते ही चेतन जोशी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने खुशी से कहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्रा बेटा। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे तेजी से रुद्रा के हाथ में थमा दिया, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं रुद्रा अपना फैसला ना बदल दे। चेक पर 10 मिलियन की रकम लिखी थी। रुद्रा ने धीरे से वो चेक चेतन जोशी के हाथ में वापस रखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, आपने जो कहा है वो हो जाएगा। ये सुनकर चेतन जोशी के होंठों पर बस एक फीकी सी मुस्कान आ सकी और उन्होंने रुद्रा की ओर गहरी सहमति में अपना सिर हिलाया। रुद्रा की इस बेमिसाल मदद को चेतन जोशी ने पहले ही अपने दिल और दिमाग में एक भारी एहसान की तरह लिख लिया था। भले ही रुद्रा ने बदले में कुछ नहीं मांगा था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो चेतन जोशी बदले में कुछ भी नहीं देंगे। चेतन जोशी जानते थे कि रुद्रा की पहचान बहुत रहस्यमयी थी, लेकिन जब तक उनकी बेटी उसे पसंद करती है, भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े, वो उन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कारण सच में बहुत सरल था। चेतन जोशी चाहते थे कि रुद्रा ज्यादा से ज्यादा उनकी बेटी के साथ रहे, क्योंकि 4वीं भी यही चाहती थी और उनकी बेटी खुश है, उससे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। चेतन जोशी ने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर रुद्रा की तरफ देखा और गर्मजोशी से कहा, मैंने उसे इतने लंबे समय से इतना खुश नहीं देखा है। मुझे उम्मीद है कि रुद्रा, तुम रहोगे तो वो सेफ रहेगी। बेचारी, बड़ी मुश्किलों भरी जिंदगी रही है उसकी। ये कहते हुए चेतन जोशी के चेहरे पर कुछ पुरानी दर्द भरी यादों का साया दौड़ गया। फिर उन्होंने कुछ उदास लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाई। जब से 4वीं की मां बीमारी की वजह से गुजरी है और मैं उस समय अपने कारोबार में बुरी तरह उलझा हुआ था, मुझे 4वीं का ख्याल रखने के लिए बहुत कम समय मिला। लेकिन किस्मत से 4वीं काफी समझदार निकली और उसने ये साल शांति से गुजार लिए। चेतन जोशी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। लेकिन मैं आज भी अपनी बेटी के दिल में छिपे अकेलेपन को महसूस कर सकता हूं। पर मैं भी कुछ हद तक लाचार था। मुझे समझ नहीं आता था कि अपनी बेटी को कैसे दिलासा दूं। उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आई जब उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी बेटी के चेहरे पर हर दिन मुस्कान छाई रहती है, खासकर जब वो तुम्हारे साथ होती है। इस तरह की शांत और सच्ची मुस्कान मैंने इतने सालों में उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। रुद्रा ने उनकी चिंता को समझते हुए शांति से सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जब उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं 4वीं का ख्याल रखूंगा। सच तो ये था कि उसे अचानक सामने आई इस लड़की से कोई खास चिढ़ नहीं थी। 4वीं जोशी में जो जवानी की ताजगी और जीवन शक्ति थी, उसने रुद्रा को अनजाने में 6 साल पहले के समय में लौटा दिया था।
उस समय उसने जिंदगी के ये कड़वे घूंट नहीं पिए थे और वो बस एक लापरवाह कॉलेज का टॉप करने वाला लड़का था। ये एहसास बहुत अजीब था। ये सुनकर चेतन जोशी के चेहरे पर एक बड़ी शरारती मुस्कान खिल गई। उन्होंने ठहाका लगाकर कहा, अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो, चारवी को घुमाने ले जाओ। मुझे याद है कि चारवी यहाँ के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जाने के लिए कभी कोई था ही नहीं। चेतन जोशी ने रुद्रा की ओर आंख मारी। उनके शब्दों का मतलब साफ था। ये पहाड़ विला के ठीक बगल में एक शानदार जगह पर था। रुद्रा ने अपनी तेज नजरों से पहाड़ों को कुछ देर देखा, फिर शांति से सिर हिला दिया। सच कहा जाए तो वो नॉर्दर्न टेरिटरी में हर दिन जीवन और मौत के संकटों का सामना कर रहा था और ऐसा लगता था कि उसने बहुत लंबे समय से कोई पहाड़ नहीं चढ़ा था। हालांकि उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। उसने सोचा कि जब उसकी बहन की तबीयत थोड़ी और बेहतर हो जाएगी तो वो उसे ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर ले जाएगा और संयोग से वो कृति और जिया को भी बाहर बुलाएगा ताकि उनके रिश्ते को बढ़ावा मिल सके। फिर वो ये बहाना बना सकता है कि उसकी बहन को किसी की देखभाल की जरूरत है और उसे पूरा यकीन था कि कृति का दिल इतना नरम है कि वो कभी मना नहीं करेगी। ये सोचते सोचते रुद्रा के भावहीन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये दृश्य संयोग से चेतन जोशी ने देख लिया और उनका दिल जोर से उछल पड़ा। उन्होंने मन में सोचा, लगता है मेरी बेटी के लिए कुछ मौके बन रहे हैं। चेतन जोशी को जब रुद्रा के अतीत के बारे में पता चला तो उन्हें कृति और जिया के होने को लेकर गहरी चिंताएं थीं, क्योंकि भले ही उनकी बेटी सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि कृति की सुंदरता किसी से कम नहीं थी। दोनों के बीच एक खून का रिश्ता भी था जिसने उन्हें अपनी बेटी के लिए और भी चिंतित कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रुद्रा के दिल में उनकी सबसे चुलबुली बेटी के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थीं। अगर ऐसा था तो वो निश्चिंत हो सकते थे। हालांकि ठीक इसी पल रुद्रा की जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट होने के साथ बज उठा। स्क्रीन पर कृति नाम चमकता देख उसके शांत चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। फोन के दूसरी तरफ कृति थी। ये देखकर रुद्रा ने फुर्ती से फोन उठाया और धीरे से पूछा, हाँ बोलो, क्या हुआ? कृति के फोन कॉल के लिए चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा पहली प्राथमिकता थी। उसी समय रुद्रा धीरे धीरे उठा और चेतन जोशी को एक माफी भरी नजर दी, फिर विला के कोर्ट यार्ड की ओर चला गया। चेतन जोशी मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा और शांति से चाय पीने लगे। फोन पर कृति की बर्फीली ठंडी आवाज आई, कुछ हुआ नहीं है, मैं आज सुबह तुम्हें बताना भूल गई थी। आज शुक्रवार है, किंडरगार्टन में दोपहर में छुट्टी हो जाती है। तुम और मैं जिया को लेने जाएंगे। अगर वो तुम्हें नहीं देखेगी तो दुखी हो जाएगी। कृति ने अपनी बात खत्म की और रुद्रा को जवाब देने का एक पल भी दिए बिना फोन काट दिया। फोन के कटने की बीप सुनकर रुद्रा थोड़ा चौंक गया। उसके मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि कृति अभी भी मुझसे नाराज है, और हो भी क्यों ना, उसने अतीत में जो किया था उसकी भरपाई सिर्फ कुछ चीजों से नहीं की जा सकती थी। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। रुद्रा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में जो दृढ़ नजर थी वो एक बात बता रही थी कि वो हार नहीं मानेगा। जिस औरत का वो कर्जदार था, बेशक वो उसकी भरपाई खुद ही करेगा। उसने घड़ी पर एक नजर डाली और पाया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर वो अभी निकलता तो जिया को लेने के लिए लगभग सही समय पर पहुंचता। रुद्रा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तेजी से मुड़ा, वापस घर के अंदर चला गया और चेतन जोशी के पास आया। उसने कहा, मिस्टर जोशी, चारवी से मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और मुझे तुरंत निकलना होगा। मैं उसे बाद में मिल लूंगा। ये सुनकर चेतन जोशी के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। ये चिंता रुद्रा के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, चारवी जब ये सुनेगी तो उसका दिल कितना टूट जाएगा, बेचारी कितनी दुखी होगी।